हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम उत्तराखंड के इतिहास के बारे में बात कर रहे थे और उत्तराखंड के इतिहास में जो हमने पढ़ा था उत्तराखंड की कुछ पुरा प्रजातियों के बारे में। इन पुरा प्रजातियों में जो हम कवर कर चुके हैं वो कवर कर चुके हैं हम कोल, और कोल के बाद हम दूसरी कवर कर चुके हैं किराट प्रजाति। आज हम उसी से आगे चलेंगे और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी इनसे रिलेटेड उसमें हम बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की तीसरी जो प्रजाति है, जो इसका वर्णन आपका किराटों के बाद मिलने को मिलता है, वो है आपकी कौन सी? खस प्रजाति। तो आज हम बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीजों में। ठीक है, तो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें आ सकती हैं। तो सबसे पहले जो अगर हम बात करते हैं तो खस क्या है? किराटों के बाद उत्तराखंड आने वाली, ठीक है, किराटों के बाद उत्तराखंड आने वाली ये आपकी तीसरी जाति है। इसके अलावा जो खसों को शूद्र वर्ग में शामिल किया गया था, वो कब शामिल किया था? 1885 ईस्वी में। ठीक है, इनको किस वर्ग में शामिल कर दिया गया था? शूद्र वर्ग में। किस वर्ग में? शूद्र वर्ग में। कब? 1885 में सम्मिलित कर दिया गया था। और कहा जाता है, ठीक है, इतिहास की दृष्टि से कहा जाता है, तो कहा जाता है कि जो खस थे उन्होंने महाभारत में कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। ठीक है, क्या जो खस है, खसों ने क्या करा था? महाभारत में कौरवों की ओर से क्या करा था? युद्ध लड़ा था। और इसका वर्णन हमको कहाँ देखने को मिलता है? तो इसका वर्णन हमको कहाँ देखने को मिलता है? महाभारत के किसमें? सभा पर्व में। ठीक है, कहाँ देखने को मिलता है इसका वर्णन हमको देखने को मिलता है महाभारत के सभा पर्व में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ गया कि महाभारत के सभा पर्व में क्या देखने को मिलता है कि जो आपका खस है उन्होंने महाभारत में कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। ठीक है, इसके बाद अगर हम आते हैं तो राजशेखर की किससे? काव्य मीमांसा के अनुसार उस समय मध्य हिमालय के कार्तिकेयपुर नगर में खसाधिपति का राज्य था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई, इसमें देखेंगे क्या क्या है। किसकी? सबसे पहले काव्य मीमांसा किसकी? राजशेखर की। ठीक है, किसकी काव्य मीमांसा? राजशेखर की काव्य मीमांसा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ गया राजशेखर की किसमें? काव्य मीमांसा के अनुसार मध्य हिमालय में। किसका? मध्य हिमालय के कहाँ पर? कार्तिकेयपुर। कार्तिकेयपुर के बारे में अभी हम आगे भी बहुत चीजें पढ़ेंगे। कार्तिकेयपुर में किसका आधिपत्य था? खसाधिपति का आधिपत्य था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर हमको इसमें से मिल गई। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो खसों में घर जमाई प्रथा एवं पशु बलि पशु बलि प्रथा प्रचलित थी। खसों में कोई भी स्त्री अगर जो विधवा हो जाती थी, वो किसी अन्य पुरुष को
घर में रखती थी तो उसे क्या प्रथा कहा जाता था? इंपॉर्टेंट आ जाएगा। कौन सी प्रथा कहा जाता था? टिकुआ प्रथा। ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। अगर खसों में कहा जाता था कि खसों में कोई विधवा स्त्री है, वो किसी अन्य पुरुष को अपने घर में रखती थी, तो उसको क्या कहा जाता था? टिकुआ प्रथा कहा जाता था। इसके अलावा और भी यहाँ प्रथा है जिसमें कहा जाता था कि कोई स्त्री अगर किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेती है, जैसे कोई स्त्री अगर किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेती है, तो उसके पहले पति से उत्पन्न पुत्र को क्या कहा जाता था? झटोला कहा जाता था। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। झटेला, ये कहाँ पर है? ठीक है, झटेला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाएगा। झटेला वो कहलाता था पहले पति से उत्पन्न पुत्र को क्या कहा जाता था? झटेला कहा जाता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कहाँ पर? खसों में ही आपको झटेला प्रथा चलती है। और झटेला प्रथा, अगर कोई स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेती है और शादी करने के बाद जो पहले पति का पुत्र होगा उसको क्या कहा जाएगा? झटेला कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ चलती थी देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा क्या होता था? देवदासी प्रथा यह होता था कि जो खस लोग थे वो अपनी ज्येष्ठ पुत्री को, जो खस लोग थे अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिर में दान दे देते थे। ठीक है, देवदासी प्रथा क्या थी? जो अपने खास लोग थे वो अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिर में दान दे देते, वो आपकी प्रथा क्या कहलाती थी? देवदासी प्रथा कहलाती थी। ठीक है, और कहा जाता है कि जो खस थे खसों के समय काल में ही समल काल में ही उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार हुआ। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, तो जो आपके खसों से संबंधित थी और इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम को बनाती है, कुछ प्रथाएं और सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ एक बार कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या चीजें आएंगी। खस में और ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कुछ चीजें हैं कि सबसे पहले आपकी कोल आई, कोल के बाद आपकी दूसरी आई जो प्रजाति, वो आपकी किराट आई, किराट के बाद जो हम बात कर रहे हैं खस की बात कर रहे हैं। कोल और किराट में मैं आपको समझा चुका था कि कोल जाति को शिव प्रसाद डबराल मानते हैं कि सबसे पहली जाति है, और जॉर्ज ग्रियर्सन जो मानते हैं वो किराटों को हिमालय की पहली जाति मानते हैं। ठीक है, तो अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग माना गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर खसों की बात करते हैं तो खसों को किराटों के बाद उत्तराखंड की आने वाली जाति है, और 1885 में इसको आपका शूद्र वर्ग में शामिल कर दिया गया था। खसों का वर्णन जो है महाभारत से भी मिलता है, और महाभारत के सभा पर्व में कहा जाता है कि जो खस थे, खसों ने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। खसों का जो आपका प्रचार मिलता है वो आपका मिलता है राजशेखर की काव्य मीमांसा के अनुसार भी मिलता है, कि कहा जाता है कि मध्य हिमालय के कार्तिकेयपुर नगर में आपके खसाधिपति का राज्य था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं खस लोग उस टाइम पर भी आपके मौजूद थे। उसके बाद कहा जाता है कि खसों में जो घर जवाई प्रथा, कुछ प्रथाएं हैं जो बहुत फेमस है, जिसमें घर जवाई प्रथा और पशु बलि प्रथा आपकी यहाँ चलती थी। कहते हैं कि यहाँ पर एक प्रथा है, वो है आपकी कौन सी? टिकुआ प्रथा। इंपॉर्टेंट है। टिकुआ प्रथा क्या कहलाती थी कि खसों में क्या होता था, जब कोई स्त्री विधवा हो जाती थी, वो किसी अन्य पुरुष को घर में रखती थी, तो उसे कहा जाता था टिकुआ प्रथा। इसके अलावा झटेला प्रथा होता था कि कोई स्त्री अपने पहले पति के साथ अगर किसी दूसरे
व्यक्ति से विवाह करती है तो पहले पति से जो उत्पन्न पुत्र है उसे जटेला कहा जाएगा। इसके अलावा देवदासी प्रथा भी यहाँ चलती थी। देवदासी प्रथा में क्या होता था कि जो ज्येष्ठ पुत्री है, कोई भी खसों की जो ज्येष्ठ पुत्री है उसको मंदिर में दान दे देते थे, उसे देवदासी प्रथा कहते थे। और कहा जाता है कि खसों के समय काल में ही उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो खसों से संबंधित थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते हैं कुछ और क्वेश्चनों को। तो अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।